अभी आपको 2023 के लिए यूपी बोर्ड का आपको मॉडल पेपर फिजिक्स का हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपके 5 खंड में बटा रहता है। पहले खंड में आपके विकल्प होते हैं। ये पहला खंड है अ, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं विकल्प के नाम पे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है ना, चुम्बकीय विकिरण का। तो सबसे इसमें जो विकल्प है पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, माइक्रोवेव और गामा किरण, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है गामा किरण का। ये इसका विकल्प सही होगा। एक गतिमान कण का संवेग p है तो द्रव्य तरंगे का एक नाम और होता है डी ब्रोगली तरंगे। ये भी याद रखा जाता है, कभी कभी इस तरह भी पूछेगा। तो डी ब्रोगली तरंग के लिए होता है h/p, यानी h/mv भी कहते हैं हम लोग, या h/p का मतलब यहाँ संवेग से। तीसरा विकल्प है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, नियम के नाम पे 2 नियम है। एक प्रथम नियम, इसको संधि का नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम, इसको पास का नियम कहते हैं या वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। और प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम। तो जो प्रथम नियम है वो आवेश पर संरक्षण पर आधारित होता है, और जो वोल्टता नियम है या पास का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इस विकल्प के लिए आंसर आपका आवेश संरक्षण होगा। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है, उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण। तो उसके लिए होता है जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं या बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, ग्राही आयन है, दाता आयन है, तो उसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कारण होता है संतृप्त धारा का। ठीक है, उसमें भंजन की क्रिया होती है, कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और आपको मिलता है एक से अधिक कोटर और इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण धाराएं संतृप्त हो जाती हैं। अगला है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप जो होता है वो धन आवेशित होता है, यानी कोटर से बनता है, और एन टाइप आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से होता है। यानी एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक, और पी टाइप में कोटर होते हैं। तो आपका आंसर होगा कोटर तथा इलेक्ट्रॉन, ये आंसर होगा आपका। मीटर सेतु का तार बना होता है, आपको बताना है, तो मैग्नीन और यूरेका का, मैग्नीज या यूरेका का बना होता है। ये आपका विकल्प के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम खंड ब देखते हैं, जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं। विकल्प के क्वेश्चन में आप 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और आपको मिल रहे हैं, ये आप देखें। तो इसमें लिखा है, सबसे पहला है कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है। तो जो बामर सीरीज होती है आपकी, बामर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रेणी को कहते हैं बामर श्रेणी। इसका जो मान होता है, सबसे अधिकतम मान जो होता है वो होता है 65-63 एंगस्ट्रॉम, और जो दूसरा मान होता है, न्यूनतम मान जो होता है वो होता है आपका 36-46 एंगस्ट्रॉम। तो इस पे पूछा है कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपकी ये होगी, ये आंसर में आप लिखेंगे। यानी बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 36-46 एंगस्ट्रॉम। पूरी बामर श्रेणी 65-63 और 36-46 के बीच में ही रहती है, इसके आगे न इसके पीछे। दूसरा है एक गोलीय सतह के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय सतह आपके 2 तरह के होते हैं। गोलीय सतह आपके कितने तरह के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल, 2 गोलीय सतह होते हैं। अवतल में ऐसे दिखने को मिलता है,
और उत्तल में ऐसे देखने को मिलता है। इसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र बनता है वो आपका है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, तो n/v 1/u और n-1/r। और जब ये सूत्र आप लिख देंगे तो इसके लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा। n क्या है कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक होता है ये। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। r है गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। भी इसमें जो दिया है ये है गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो गोलीय पृष्ठ से वस्तु की दूरी। ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। वामन श्रेणी का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वो है 3646 एंगस्ट्रॉम। और गोलीय सतह का अपवर्तक पृष्ठ सूत्र क्या है, अपवर्तन सूत्र क्या है, वो होता है n/v 1/u बराबर n-1/r। और सबके संकेत का अर्थ जरूर लिखेंगे आप। आगे है समस्थानिक को एक उदाहरण से समझाइए। तो समस्थानिक की परिभाषा आप लिख सकते हैं, समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या अलग अलग तथा न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। अब जैसे में जाएंगे तो आपका देखिए 1H1, 1H2 और 1H3। एक को कहते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्राइटियम। खास बात इसमें यह है कि सब में प्रोटॉन की संख्या सेम है, एक एक है, लेकिन इसके जेड की संख्या जो आपकी है, ए की जो मान है वो सबका अलग अलग है। तो ये समस्थानिक हैं एक दूसरे के। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। उसी तरह आप कार्बन के 6C12, 6C13 और 6C14 भी कह सकते हैं। तो ये कार्बन के समस्थानिक हो गए। तो ये आपके समस्थानिक को हमने आपको एग्जाम्पल देके समझाया। आगे है रेडियो तरंगों की वेदन क्षमता। रेडियोधर्मी तरंग जो होती है आपकी, रेडियोधर्मी तरंग जो होती है, तरंग होती है, वो अल्फा किरण कहलाती है, गामा किरण, बीटा किरण कहलाती है, और एक होती है गामा किरण। तो ये किरण भारी होती है, सबसे भारी यही किरण होती है। सबसे भारी कण से बनती है अल्फा कण, बीटा इलेक्ट्रॉन से बनती है, ये उससे हल्की होती है, और सबसे हल्की होती है गामा की किरण। ये गामा किरण दरअसल विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है ये। तो इसी की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। यानी आप इसके आंसर में आप लिखेंगे, इसके आंसर में आप कर सकते हैं कि गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये आपके आंसर हो गए। ठीक हो गया।
अगला देखते हैं, 2 क्वेश्चन और होगा इसका, 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब 2 क्वेश्चन और में 2 क्वेश्चन आपके ये हैं, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाते हैं। तो संधारित्र की जो धारिता का सूत्र है, संधारित्र की धारिता, वैद्युत धारिता बोलते हैं इसको, धारिता का सूत्र वो होता है C बराबर KA/0/D, ये सूत्र है आपका। तो इसमें देखिए आपको 3-4 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। C प्रोपोर्शनल है K के, दूसरा है C प्रोपोर्शनल है A के, तीसरा है C इन प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है D के। अब छोटी छोटी चीज़ और सीख लें। तो K को कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक, K है परावैद्युत स्थिरांक, है ना। ये कुचालकों का सबसे ज़्यादा होता है, कुचालक का सबसे ज़्यादा होता है। कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनका परावैद्युत स्थिरांक K का मान 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप एक बार में कह देंगे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर धारिता हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रखकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। दूसरे में आते हैं, दूसरा इसका है। इसमें क्या है कि संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाकर संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं, संधारित्र की धारिता बढ़ाई जाती है, ठीक है। तीसरे में है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये मान अगर बढ़ाएंगे तो ये मान क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर इसको घटाते हैं आप, D को अगर घटा रहे हैं तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो 3 कारण हो गए आपके संधारित्र की धारिता बढ़ाने के, ठीक है। आप अगर इस तरह से व्याख्या करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ लिए तो अच्छा कर लीजिए, पहले सूत्र लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके आप व्याख्या कर लीजिएगा, या ये तीनों को अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, एंड गेट का आपको बताना है, एंड गेट के लिए प्रतीक चिन्ह और बुलियन व्यंजक बताइए। तो एंड गेट का बताना है आपको प्रतीक चिन्ह। तो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह जो होगा वो ये है आपका, ऐसे आप डी गेट को ऐसे दिखाएंगे, डी टाइप। ये आपको निवेशी टर्मिनल को शो करेगा, ये आपको दूसरा निवेशी बनाएगा, ये एंड गेट को शो करेगा, ये हो जाएगा आपका वाई। तो आपने अभी प्रतीक चिन्ह बताया, बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक जो इसका होता है वो होता है एंड गेट का बुलियन व्यंजक, गेट का बुलियन व्यंजक है A.B = Y, ये उसका बुलियन व्यंजक है। और देख लीजिए क्या पूछ रहा है वो, सत्यता सारणी। तो अब एंड गेट की सत्यता सारणी देनी है, तो एंड गेट की सत्यता सारणी, इसके लिए आपको क्रम देना होगा। ये आपकी सारणी हम बना रहे हैं, A B और A.B
बी इक्वल वाई। ठीक है, तो क्रम से आप देख लीजिए, सत्यता सारणी अगर आपको देनी हो तो ये 1 होगा तो ये 0, ये 0 होगा तो ये 1, ये 0 0 लिख सकते हैं या 1 1। ये संभव संक्रियाएं हैं। 1 को आप ऑन करके बी को ऑफ कर लें तो ऐसा होगा। तो इन दोनों को अगर हम डॉट करते हैं तो मान आएगा 0, इन दोनों को डॉट करेंगे तो 0, और इन दोनों को भी डॉट करेंगे तो 0, और इसको करेंगे तो 1। ये इसकी सत्यता सारणी है। तीनों चीज़ें आप जान लिए। अब आगे देखते हैं। आप खंड स देख रहे हैं। अब आप खंड स देख रहे हैं जिसमें इसकी संख्या होती है 4 क्वेश्चन की, 4 या फिर आपकी 4 क्वेश्चन ही होता है खंड स में। तो खंड स में जो देख रहे हैं आप, तो इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आपको परिभाषा देनी है। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं फाई ई से। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक आप चित्र भी दे सकते हैं, जैसे ये आपका वैद्युत फ्लक्स का चित्र आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका ई दिखाएंगे, ये आपका ए है। ठीक है, या डेल्टा ए कह लीजिए। तो डेल्टा फाई ई बराबर लेते हैं हम लोग ई डॉट डेल्टा ए, ऐसा कर सकते हैं। वेक्टर फ्लक्स खुद में अदिश राशि होती है। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ समझाइए, ये लिखा है। तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ ये होगा कि जो हम ये फाई ई ले रहे हैं, तो ई डॉट डेल्टा ए को हम अगर स्केलर करें तो कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा होता है ई और ए के बीच का कोण। तो अभी जो कोण दिख रहा है आपको वो थीटा 0 है, लेकिन अगर हम ऋणात्मक की बात करेंगे तो कॉस थीटा का मान ऋण कब होगा, कि जब ए और ई के बीच का कोण 180 होगा तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कहा जाएगा, ऋणात्मक होगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। यानी जो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप वैद्युत फ्लक्स को ऋण चाहते हैं, मतलब इस मान को ऋण चाहते हैं, तो उस समय ए और ई के बीच का कोण आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका फोटो ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे आपका ए इस साइड हो जाए और वैद्युत क्षेत्र इस तरफ से जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको फ्लक्स ऋणात्मक मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। लिख रहा है कि 1 एम्पीयर में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप क्लियर मान लो कि इसमें आपको ये देखने को मिला कि जो करंट है, वो जो आई का मान है वो आपका 5 एम्पीयर है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, और प्रति मिनट यानी टी कितना हो जाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन गुजरने वाले, तो Q बराबर जो सूत्र होता है, Q बराबर NE होता है। और
यहाँ पे Q का मतलब होगा IT बराबर NE। Q बराबर IT होता है। N का मान निकालना है तो आप निकालेंगे IT बटे E। ये भी आपको ठीक लग रहा होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या ये 5 हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। अब इसी को आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 6 25 30, आपको हो गया 300, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 16 × 10⁻19। अब आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप 2 शून्य इसको देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 30/16, यानी 15/8, यानी n बराबर होगा 8 एकम 8, 8 7 हो गया तो 8 7 56, 8 अठाई 64 × 10⁻21, यानी क्रॉस सेक्शन पर इतने इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का। हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी के द्वितीय पंक्ति का रीडबर्ग नियतांक के पद में। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज होती है, बामर श्रेणी, ठीक है, बामर श्रेणी जो होती है उसके लिए तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है, सूत्र वो होता है 1/λ बराबर r2 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। एक यहाँ का फिक्स रहता है, ठीक है ना, यहाँ का क्या रहता है, फिक्स रहता है। n1 उसका क्या रहता है, हमेशा 2 रहता है, और n2 को हम लोग चेंज करते हैं। अभी बोला कि द्वितीयक श्रेणी, तो द्वितीयक श्रेणी का मतलब हो गया कि द्वितीय श्रेणी का मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा, तो यानी ये 2 है तो ये 3 के बाद चौथा, यानी n2 का मान यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो अब ये समीकरण जो बनेगा तो r बना और ये 4 बना और ये कितना बना, 16। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 - 4/64 r 1/λ। ठीक है, तो 1/λ बराबर हो जाएगा r, ये होगा 12/64। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, तो लैम्डा बराबर होगा 64/12r। यहाँ पे 4 × 12, 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी लैम्डा बराबर होगा 16/3r। ये लैम्डा का मान होगा आपका इस तरह से। ठीक है, जो ये सवाल दिया है कि तरंगदैर्घ्य रीडबर्ग आर के पदों में ज्ञात करिए, तो उसका आंसर ये होगा आपका। ठीक है, अब लिखा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक बताइए, ज्ञात कीजिए, यानी एक तरह से प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो अगर आप चाहें तो हम यहीं आपको थोड़ा बता सकते हैं, इतने में हो जाना चाहिए, देख लीजिए। तो डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का व्यंजक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इसको द्रव्य तरंग के आधार पर चलाएंगे। तो लिखेंगे, माना एक m द्रव्यमान का कण v वेग से या c वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इसके लिए आइंस्टीन समीकरण होगा E बराबर mc²। ठीक है, दूसरा, इसी के लिए जो ऊर्जा बनेगी, अब E बराबर mc² हो गया। ठीक है, अगर हम ये मान लें प्रकाश के क्वांटा
क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर हम करते हैं एच म्यू, या E बराबर हम लोग कहते हैं hc बाई लैम्डा। यहाँ पे जो h देख रहे हैं आप लोग, ये फ्लांक नियतांक बोला जाता है, इसका मान भी निश्चित होता है। तो एक समीकरण आपका ये आया। दोनों ही समीकरण को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए। तो अगर हम एक दो से निकालें तरंगदैर्ध्य को, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 तथा 2 से हमें क्या मिल जाएगा कि इसका मिलेगा आपको mc² बराबर hc लैम्डा, यानी लैम्डा बराबर हम कह सकते हैं कि hc बाई mc²। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बराबर h बाई mc। ये आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सूत्र हुआ, ये आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सूत्र है। यदि हम ये मान लें कि यदि द्रव्य कण m द्रव्यमान का v वेग से गति करें तब तो लैम्डा बराबर h बटे m भी, या लैम्डा बराबर h बटे p। p यहाँ पे संवेग है, p क्या है आपका संवेग है, ठीक है, कण का संवेग। तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हैं, ये सूत्र को यूज कर सकते हैं। ये डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सत्यापन सूत्र है, ठीक है। m द्रव्यमान का कण है, c वेग से अगर गतिमान है, प्रकाश की चाल से गतिमान है, तो इसके लिए आइंस्टीन समीकरण ये होगा। क्वांटा सिद्धांत के अनुसार अगर कोई चलेगा तो उसके लिए ये आपका ये बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा आपको समझना होगा और अपने समीकरण को ठीक ठाक करना होगा। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि आप आसानी से इसको समझें और आसानी से कर भी लें, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक बार आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य सूत्र लिखा, क्योंकि द्रव्यमान के पद में जो सूत्र होता है तरंगदैर्ध्य का, यानी द्रव्य तरंगों का, वो यही होता है। इसको हमने चेंज भी कर दिया कि v वेग से अगर पिंड गतिमान है तो ये c की जगह पे आपका v आएगा, कॉमनली वही चलता रहेगा, संवेग के पद में ये हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें है आपका खंड 10 शुरू हो रहा है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर जो हो जाएंगे वो 3 नंबर के हो जाएंगे। और इस 3 नंबर के खंड में आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन जो होगा 5-5 नंबर का चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जनरली आपके जो क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन जो 4 का हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि एक दूसरे से संपर्क 2 पतले लेंसों की परिणामी फोकल दूरी का सूत्र भी उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें देखिए अब 2 पतले लेंस को आप ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ऐसे। ये L1 है, L2 है, इसकी फोकस दूरी F1, इसकी F2, ये 2 लेंस आपके जुड़े हुए हैं। एक वस्तु है O, हम यहाँ अगर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा पहले लेंस के द्वारा और दूसरे लेंस के द्वारा जुड़ करके बनेगा। तो पहले लेंस के द्वारा अगर प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया I डैश, क्योंकि ये पहला लेंस के कारण बनने वाला प्रतिबिंब है। दूसरा जो बनेगा वो आपका यहीं से बन जाएगा ऐसे, यानी ये जो लाइन जा रही है इसी पे आपका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमने पहले रखा था u दूरी पर, हमारा जो प्रतिबिंब पहले लेंस के कारण आया v डैश दूरी पर,
और ये जो बना आपका v दूरी पर, ये आपका सिस्टम बन गया। ये लाइन आपकी प्रकाशिक अक्ष की है। अब इसमें आपको कोई सोचना नहीं है, ये आपका ध्रुव है। अब इसकी थ्योरी सेट करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा वो देखिए। हम करते हैं, माना दो लेंस L1 तथा L2 परस्पर चित्रानुसार एक साथ रखे हैं। ठीक है, पहले लेंस की, ऐसे लिख देते हैं, लेंसों की क्रमशः फोकस दूरियां f1 तथा f2 है। ठीक है, जब वस्तु O को U दूरी पर रखते हैं तो O का प्रतिबिंब V' दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो समीकरण आपको क्या कहेगा कि 1/f बराबर v माइनस u, ये आपका सूत्र है, लेंस सूत्र बोलते हैं इसको। यहाँ पे 1/f1 हो जाएगा, यहाँ v' हो जाएगा और ये u रहेगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, बहुत कठिन भी नहीं है कि जिसमें बहुत दिमाग लगाना हो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो प्रतिबिंब बना है, अब ये आपको I बनाएगा, आखिरी प्रतिबिंब। तो I' वस्तु का प्रतिबिंब, यानी दूसरे लेंस के लिए I' वस्तु का काम करेगा, तो दूसरा लेंस उसका प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है। तो हम यही लिखेंगे कि बना हुआ I' प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका आखिरी प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर V दूरी पर प्राप्त होता है तो हम एक चीज़ तो फाइनल हो गया कि U की जगह हमें V' मिल रहा है और V की जगह हमें V मिल रहा है और F की जगह हमें F2 मिल रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी यहाँ जो F1 हम ले रहे थे उसके लिए वस्तु U था, प्रतिबिंब V' था, लेकिन दूसरे वाले इसके लिए जो V' था वो U बन गया, ये हो गया। तो अब इसमें सूत्र जब हम बनाएंगे तो F2 बराबर होगा 1/v माइनस 1/v', समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। 1 + 2 अगर हम कर देते हैं तो दाहिने का दाहिने दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 1/f1 + 1/f2 बराबर, ये समीकरण लेंगे 1/v' माइनस u। और दूसरा जो समीकरण मेरे पास है ये वाला, ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस v'। यहाँ देखो आप लोग, ये कैंसिल हो रहा है, वहाँ पे 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी इस पूरी क्रिया के लिए जो फर्स्ट वस्तु है और आखिरी प्रतिबिंब है, तो ये आपका बनाएगा, अगर हम ये कह दें कि यदि तुल्य फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर हम कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u। यानी हम इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1 + 1/f2 बराबर 1/f। ये आपकी
सूत्र निगमन होगा, प्रूफ होगा ये। अभी आप जो पुराना वाला आप देख रहे थे प्रूफ, अभी जो हमने आपको दिखाया था, तो इस प्रूफ में आपको हम बताए कि कितनी सरलता से ये प्रूफ हो सकता है, और इसके लिए समय जो ड्यूरेशन रहा वो 1.5 मिनट के लगभग लगता है। अभी जो आप देख रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का व्युत्पन्न करिए, तो याद रखिएगा जो आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का सत्यापन आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत समीकरण जो आपका आता है वो आता है 12mv मैक्स स्क्वायर बराबर h, ठीक है, c 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा। वैसे समीकरण बहुत सारे होते हैं, जैसे और भी समीकरण है आपके, v मैक्स स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो। आप और भी समीकरण कह सकते हैं एच मी मैक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरह के समीकरण आपको आएंगे। तो आप चलते हैं, हम लोग प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा वर्क करते हैं। वर्क ये है कि मान लीजिए कि एक ये पृष्ठ है धातु का, ये धातु पृष्ठ है, और इस धातु पृष्ठ का जो कार्यफलन है, कार्यफलन वो W है। और इस पृष्ठ पर जब हम पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं, यानी h म्यू ऊर्जा डालते हैं, प्रकाश ऊर्जा डालते हैं, फोटॉन के रूप में गिरता है, तो इस पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है वो समझिए। लिखना कैसे है, क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, अब ये आपकी थ्योरी है, सत्यापन हम आपको दे रहे हैं। देखिएगा, माना एक धातु पृष्ठ, धातु का पृष्ठ जिसका कार्यफलन W बराबर एच म्यू जीरो या एच सी बाई लेमडा जीरो है, ठीक है। यहाँ पर म्यू जीरो देहली आवृत्ति तथा लेमडा जीरो देहली तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। जब इस पृष्ठ पर प्रकाश ऊर्जा प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार आपतित होती है, तो प्रकाश फोटॉन ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी आपकी E बराबर एच म्यू या एच सी बाई लेमडा। यहाँ पे जो म्यू दिख रहा है ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो लेमडा दिख रहा है वो आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। जब ये ऊर्जा गिरेगी, आपतित प्रकाश या विकिरण की ऊर्जा E बराबर एच म्यू दो रूपों में खर्च होगी। किस दो रूपों में खर्च होगी? पहला, कार्यफलन के विरुद्ध, कार्यफलन W के विरुद्ध धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने में,
दूसरा जो खर्च होगी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा EK में। कहने का मतलब ये हुआ कि आपतित प्रकाश ऊर्जा जो होगी, ठीक है, जो होगी वो होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन। इसका मतलब ये हुआ कि जो E आ रहा है वो EK प्लस W में यूज हो रहा है। तो EK बराबर हम कह सकते हैं कि E माइनस W। यहाँ पे W और E का मान का सूत्र रखते हैं तो EK बराबर हमारे पास आएगा h म्यू माइनस h म्यू 0। अब अगर ये मान लें कि हाफ mv² यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा आपकी ये हो जाएगी h माइनस h म्यू 0, ये आप कर सकते हैं, या हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h c बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 0 और हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h c, ठीक है, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 0। अब देखिए समीकरण की जहाँ तक कंडीशन की बात है तो आप इस समीकरण को भी मान सकते हैं, इस समीकरण को भी मान सकते हैं, आप इस समीकरण को भी मान सकते हैं, ये समीकरण भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपका कार्यफलन का ये आपके आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण आपका प्रूफ हो जाता है। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बाद भी हम एक बात और बताते हैं कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है। एक धातु पृष्ठ पर ये प्रकाश ऊर्जा फोटॉन के रूप में आती है, उस ऊर्जा का दो रूप में खर्च होता है, इलेक्ट्रॉन का पृष्ठ से उत्सर्जन कराने में, दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। तो ये गतिज ऊर्जा आपकी EK की रहेगी और ये फोटॉन के लिए W रहेगा। सबके लिए पहले से ही आपको सेट दिया हुआ है सूत्र का, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी व्याख्या करें आप। उसके बाद आप कैसे खर्च करते हैं, फिर कैसे सूत्र को बनाते हैं, ये आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। अब आप जो देख रहे हैं आपका 4 का 2 सवाल तो आपका हो गया, इसके में आपके 5 सवाल हैं, तो आपके तीसरा सवाल यानी 4 का आपको हम दे रहे हैं। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या अपवर्तन करें या परावर्तन करें, 2 क्वेश्चन होता है इसका व्याख्या के नाम पे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हाइगेंस रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक आप चित्र बनाइए जिसमें एक माध्यम आप ये दिखाइए, दूसरा माध्यम ये दिखाइए। आप ये कह सकते हैं कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम आपका सघन है। ये जो पृष्ठ है ये अपवर्तक पृष्ठ है, यानी ऊपर और नीचे 2 अलग अलग पृष्ठ हैं। तो कोई भी प्रकाश किरण अगर आ रही है तो वो ऐसे आपतित होगी, ठीक है, तरंगाग्र के रूप में। और ये आपकी एक लंब रेखा हम दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये किरण क्या करेगी, अपवर्तित भी होगी। तो अपवर्तित होकर ऐसे मुड़ के जा रही है। इस पर आप एक लंब खींच सकते हैं। ध्यान रखा करिए कि ये लंब आपको शो करना होगा, इसको शो किया जाता है 90 डिग्री के लिए। एक छोटी सी बात और है, उसको भी देख लें आप। तो ये A है और ये A डैश है, ये आपका B है और ये वाला जो पॉइंट है वो B डैश है। तो पॉइंट हो गए आपके। ये I पर आ रही है तो ये कोण आपका I आराम से हो जाएगा। और दूसरा वाला हमारा जो होगा वो R हो जाएगा। ये I कर सकते हैं आप, इस वाले को आप R भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये आई कर लेते हैं। तो हम जैसा कि बता रहे हैं कि जैसे ये आपका आई आपतन कोण पे आ रहा है तो ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आर बन रहा था तो हम इसको आर कह सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो प्रकाश किरण चल रही है उसके लिए वेग इतना होगा, दूसरे वाले माध्यम में वेग ये हो जाएगा। अब आप आसानी से इसकी व्याख्या क्लियर करिए। हमको आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चित्र जितना दिख रहा है पर्याप्त है। तो यहाँ करेंगे आप, माना एक प्रकाश तरंग माध्यम 1 में v1 वेग से AB तरंगागर के रूप में I आपतन कोण पर आपतित होती है। केवल आप ठीक से इसको समझ लीजिए, आपतित हो गई। ठीक है। ए सिरा ZZ डैश अपवर्तक पृष्ठ को पहले स्पर्श करता है, जबकि B को A डैश तक आने में यदि T समय लगे, अब T समय लगेगा तो क्या होगा? तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा BA डैश है वो V1T के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1। देखिए, चाल गुणे समय को दूरी कहते हैं और ये दूरी वो तय करेगा। ठीक है। दूसरे कंडीशन में आते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब दूसरे में आते हैं कि जब B सिरा A डैश पर आता है उतने ही समय में अब ध्यान से समझिएगा, ये सिरा जब यहाँ आ रहा होगा A डैश पे, तब तक चूंकि वो यहाँ आने में लेट कर रही है, T समय ले रही है, तो ये भी तो निकलेगी। तो ये जब निकलेगी तो इसके लिए भी आपके लिए क्या होगा कि T समय में, उतने ही समय में A से प्रकाश तरंग अपवर्तित होकर B डैश ये वाला तक पहुंच जाती है ना। तो माध्यम 2 में वेग V2 हो तो हम ये कह सकते हैं कि AB डैश बराबर V2T। समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि जो आपके इस कंडीशन में जो चित्र बने हुए हैं, यानी जो त्रिभुज है आपके, तो चित्र से आपको एक चीज मिलेगा, त्रिभुज A डैश से साइन I, ठीक है, बराबर। अब फोटो में देख लीजिए, हमने I यहाँ कहा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार एक कण हो जाएगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि BA डैश बटे AA डैश। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका BA डैश का मतलब यहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो V1T लिख सकते हैं बटे AA डैश लिख सकते हैं। दूसरा त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं तो आपका आ रहा है AB डैश A डैश। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको मिल रहा है साइन R यहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा AB डैश बटे AA डैश, यानी V2T बटे AA डैश। या देख लीजिए।
अब ये अगर आप स्नेल नियम देखेंगे तो आप अगर अनुपात कर रहे हैं तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं V1t बटे ए डैश इंटू ए डैश बटे V2t। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बाई V2 बराबर n, और n होगा 1 and 2। या यही क्या है, यही स्नेल नियम है, स्नेल का नियम है। ये आपका सत्यापन हो गया। देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं कहेंगे इसको। चित्र आप ठीक से समझ लीजिएगा। यहाँ 90 डिग्री दिखना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री दिखना चाहिए। इन दोनों का अनुपात आपको कवर करना होगा। बहुत सरल सा आपको हमने थ्योरी दी है, और चित्र के साथ अगर आप बनाते हैं तो परफेक्ट होगी। आगे देखते हैं। ये आपका एक नया क्वेश्चन है। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें लिखा एम्पियर के परिपति नियम लिखिए, तो यही लिख देते हैं। फिर उसके बाद अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक बात का याद रखिए कि ये जो सूत्र निकल के आने वाला है वो B बराबर आपको μ0 बाई 2 पाई और I बटे R आने वाला है। ये जो लास्ट का है, एक एम्पियर का परिपति नियम है। ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के चलते हैं, तो 3 नंबर में आप देखिए। तो एम्पियर का परिपथी नियम, अब इसके नियम के अनुसार क्या है वो देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ठीक है ना, पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये आपका परिपथी नियम है। अब इसका सूत्र अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे B डॉट डेल्टा L बराबर μ0 I। ये हो गया आपका परिपथी नियम। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे μ0 को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अब इसके प्रूफ करना है आपको। अब जो इसका प्रूफ करना है तो इसमें आप इस बात को देखेंगे कि कोई चालक है, आप सवाल में भी देख सकते हैं अनंत लंबाई का धारावाही चालक। तो अनंत लंबाई दिखाना होता है तो आपको जरा सा थोड़ा समझ के ही दिखाना पड़ता है। तो अनंत लंबाई हम इसको कहते हैं धारावाही चालक का। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया आपका, और इसके अराउंड आप अगर R त्रिज्या लेंगे तो एक ऐसे आपका बन जाएगा, एक वृत्त जैसा बनेगा। और इस बिंदु पर आप डेल्टा L और इसी बिंदु पर आप B सेट करेंगे ऐसे करके। ये आपकी त्रिज्या है। इसमें करंट जो चल रहा है वो I है, ठीक है, अनंत लंबाई का चालक है। तो अब इसका सत्यापन करते हैं, ठीक है। तो सत्यापन हमारा क्या करना है, सत्यापन आपको करना है B बराबर μ0 बाई 2 पाई I बाई R। ये सूत्र का सत्यापन आपका होगा, ये बात का ध्यान रखिए। अब लिखना कैसे है वो देख लीजिए। माना एक अनंत लंबाई का
का धारावाही चालक ठीक है ना है, इस चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका हो गया। अब तार से R दूरी की एक बंद परिपथ के P बिंदु पर ठीक है ना रेखीय समाकलन जो होगा वो देख लीजिए। तो रेखीय समाकलन जो आपको आएगा वो B डॉट डेल्टा L आएगा। ठीक है, अब ये जो B डॉट डेल्टा L है इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, B इंटू डेल्टा L कॉस थीटा। ठीक है, तो B बराबर हमारा होगा B डेल्टा L कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री पे है थीटा, तो आप आराम से इसको थीटा कॉस थीटा को हम 0 कह सकते हैं। तो हमारा मान आ जाएगा B डॉट डेल्टा L। ठीक है, अब हमें B का तो समाकलन करना नहीं, डेल्टा L का अगर हम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि B बराबर, अब ये जो L आया है तो यहाँ पे L का मतलब हो जाएगा 2 पाई R, क्योंकि ये सीरीज होगी आपकी, ये सेंटर है तो आपको ये 2 पाई R आसानी से दे देगा। ये देखिए लिखाते चला गया। अब यहाँ पे हो जाएगा B बराबर 2 पाई R, और ये तो आपका रेखीय समाकलन है। रेखीय समाकलन का मतलब होगा आपका एक फाई मान है, और इसी का जो मान होता है एम्पियर के परिपथीय नियम से जो B डॉट डेल्टा L होता है उसका मान म्यू 0 I के बराबर होता है, यानी ये मान म्यू 0 I के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि B डॉट डेल्टा L बराबर म्यू 0 I बराबर B 2 पाई R। अब इन दोनों का संबंध अगर हम सेट करें तो हमें मिल जाएगा B बराबर म्यू 0 I बटे 2 पाई R, या हम ये भी कह सकते हैं कि B बराबर म्यू 0 बाई 2 पाई I बटे R। ये प्रूफ हो जाएगा। ये कठिन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि जो एक पन्ने में हल हो जाता हो सवाल और उसको करने में 3 मिनट लगते हों तो वो कठिन नहीं हो सकता। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन है इसी में, देखिए। अब ये तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। लिखा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, दिखा देते हैं हम आपको। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी, इसका मतलब ये L मान है, L है। 5 मिली सेकेंड में विद्युत धारा 5 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है, तो कुंडली का प्रेरित विद्युत भाग बल का मान बताना है। तो देखिए एक चीज आपको हम बता देते हैं कि जो इस क्वेश्चन में है उसको हम आपको इधर थोड़ा सा में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, यानी आपको L मान दिया है 40 मिली हेनरी। ठीक, फिर बोला कि 5 मिली सेकेंड में, यानी T का मान आया या डेल्टा T का मान आया 5 मिली सेकेंड, ठीक है ना, में 5 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है, यानी धारा का जो डिफरेंस आया वो आपका आ रहा है 5 - 12 यानी कि 7।
7 एम्पियर। तो आपको बताना है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी ई का मान। तो ये स्वप्रेरण की क्रिया का सवाल है, तो आप इतना याद रखिए कि ई बराबर होता है एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, सीधा सीधा। अब यहाँ पे जो एल है वो आपका है 40 मिली हेनरी, तो आप इसको 40 गुणे 10 के घात -3 कर सकते हैं। और जो ये मिली सेकेंड लिखा हुआ है इसको 5 गुणे 10 के घात -3 भी कर सकते हैं। तो आप एल का मान कितना रख रहे हैं, 40 गुणे 10 के घात 3 मिली माइनस, अब आई का मान आप कितना रख सकते हैं 7, और टी का मान आप रख रहे हैं 5 गुणे 10 के घात -3। तो ये तो भाई कट जाएगा, 5/40 हो जाएगा और 8 7 56 वोल्ट आपका आंसर आएगा। बहुत कठिन सवाल नहीं बोलेंगे इसको, जो आपके सामान्य रूप से लग सकता है। ये आपका 40 मिली हेनरी 5 मिली सेकेंड का समय ले रहा है, 5 से 12 हो रहा है, तो 7 का डिफरेंस यहाँ मिला, एल का मान ये रहा और टी का मान ये रहा। ये सीधे सूत्र पे जा रहा है ये सवाल, ये हम आपके सामने ही पूरा लिखे थे, ये आप समझ लीजिए। और एक सूत्र, ये सूत्र आपका यूज हो गया है। आगे अगला है 5 का क। ये भी सवाल 3 नंबर के होते हैं, इसको भी देख लें आप। तो इसमें लिखा है एक पतले समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस का मतलब होता है ऐसा लेंस, ये समतल उत्तल है, इसमें चित्र की वैल्यू है, चित्र आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो ये R1 जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जो R2 वाला भाग होगा वो देखिए आपको निकालने को उसने दिया है कि इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी R2, ये वाला पृष्ठ को मान निकालने को बोल रहा है। इसकी फोकस दूरी जो दिया उसने वो दिया 20 सेंटीमीटर, ये देखिए 20 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और जो अपवर्तनांक है वो n है वो 1.5 है। क्लियर। तो ये लगेगा लेंस मेकर से, ये सूत्र लेंस मेकर से लगेगा। तो f बराबर इतना रखेंगे, ये रखेंगे, R1 माइनस R2 रख लेंगे। लेंस को उत्तल बोला है, आप प्लस पहले भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो f को उसने बोला 20, ठीक हो गया। n आपका 1.5, ये r आपका 0 या अनंत कहिए, और r अनंत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R2 का मान निकालना। तो 1/20 बराबर 0.5, ये 0 माना जाएगा 1/R2, ठीक है। इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 20 गुणे 0.5 बराबर 1/R2, ठीक है, ठीक है ना, ये यहाँ गुणा हो गया। अब इसको अगर करेंगे तो 0 हटा देंगे तो 1/, कितना आएगा 10, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल में देखिए 3 नंबर का सवाल है और आपको क्या करना पड़ा, कोई खास नहीं करना पड़ा। हम नहीं कह सकते कि ये मॉडल पेपर जिसे हमने लिया है ये सरल है, लेकिन है तो 2023 का ही, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल जो है 3 नंबर का वो देखते हैं।